जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों, पेंशनरों, इन सब के लिए सरकार की तरफ से एक जवाब आया 20 जुलाई 2023 को। ये जो जवाब है ये पूर्व सैनिकों का जो आंदोलन चल रहा है, उनकी जो विसंगतियां हैं, उनकी जो मांगें चल रही हैं, उनके रिगार्डिंग है। इसमें बहुत सारी मांग ऐसी हैं जो कॉमन हैं, न सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एमएसपी का मुद्दा है, फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा है, ये सब के लिए है। दूसरे एमएसपी का, डिसेबिलिटी का, दो दूसरे मुद्दे हैं वो पूर्व सैनिकों के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 2.81 तक किसको और क्यों मिला, इसके बारे में। और यहाँ मैं ये बताऊँगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और लेटर जारी हुआ है ये 20 जुलाई 2023 को, जिसमें सब्जेक्ट आपके सामने है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इश्यूज रेज्ड बाय एक्स सर्विसमैन पब्लिक एसोसिएशंस, यानी पूर्व सैनिकों ने इंडिविजुअल लेवल पर और उनकी जो एसोसिएशन है, संस्थाएं, उनके लेवल पर ये कुछ अपने मुद्दे उठाए थे। जो मुद्दे थे फिटमेंट फैक्टर का, किसी को 2.57 दिया गया है, किसी को 2.81 दिया गया है, डिसेबिलिटी का, मिलिट्री सर्विस पे का, विडो पेंशन का, एमएससीपी का, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे जो उठे थे उनके बारे में पॉइंट दर पॉइंट ये रिप्लाई आया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पहले फिटमेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं। 2.57 से 2.81 किसको दिया और क्यों दिया। तो पहले देखिए दोस्तों, 7 CPC की रिपोर्ट के मुताबिक किसकी कितनी ग्रेड पे मिलती थी और वो किस पे बैंड में आता था। अब वो उसके हिसाब से किस पे लेवल में आया वो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है। जैसे पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3, पे बैंड 1 में ये ग्रेड पे वाले थे और ये इनको पे लेवल मिला। इसी तरीके से PB2 में ये ग्रेड पे वाले थे 3400 से लेके 54 तक और ये इनके पे लेवल में एडजस्ट हुए। PB3 में 5400 से लेके और ये 7600 तक और इनका पे लेवल 10A से लेके और 12 तक। तो इस तरीके से इनका पे बैंड से किस तरीके से उनका पे लेवल बना, यहाँ पर ये बताया गया है। और देखिए दोस्तों, ये 7 CPC की ही रिपोर्ट है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं और ये पेज नंबर 89 पर है। आप चाहें तो 7 CPC की रिपोर्ट खोलेंगे, वो वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑनलाइन पड़ी हुई है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पे बैंड पहले कॉलम में ये दिया है, दूसरे में किसकी कितनी ग्रेड पे थी और एंट्री पे अब उसकी कितनी बनी जब ये टेबल बनी और वो किस पे लेवल में आया वो यहाँ बताया गया है। तो ये देखिए पे बैंड 1 जो 5200 से लेके 20,200 रुपये में आते थे, जिनकी ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800 थी, इनकी एंट्री पे जो बनी पे लेवल 3 में 8,460 रुपये और पे लेवल 4 में 9,910 रुपये और पे लेवल 5 में 11,360 रुपये। इनको 2.57 फिटमेंट फैक्टर से जब मल्टीप्लाई किया तो वो उनकी बेसिक पे निर्धारित हुई। इस तरीके से PB1 वालों को, पे बैंड 1 वालों को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया। इसी तरीके से पे बैंड 2 जो कि 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तक, इसमें 3400 से लेके 5400 रुपये तक जो ग्रेड पे थे वो आए और इनकी जो एंट्री पे बनी वो 3400 वाले की और 4200 वाले की, 4600 वाले की, 4800 वाले की, 5400 वाले की, ये सब आपके सामने हैं। और इनको फिटमेंट फैक्टर 2.62 से मल्टीप्लाई किया गया, तब जाकर के इनकी ये बेसिक पे बनी उनके पे लेवल के मुताबिक। इसी तरीके से PB3 ये आएगा आपका और पे बैंड 3 में जो ग्रेड पे थी वो 5400 रुपये से लेके और ये थी आपकी 6,600 रुपये तक और इसको 2.67 फिटमेंट फैक्टर से इनका पे निर्धारित हुई और उसके हिसाब से ये अपने पे लेवल 10, 10B और 11 में आए
उसके बाद PB4 में जब वो गए तो यहाँ 8,000 जिनकी ग्रेड पे थी वहाँ से 10,000 तक, और इनको अगेन 2.57 फिटमेंट फैक्टर से इनकी पे निर्धारित की गई। आगे देखिए दोस्तों, जो पे बैंड 67,000 से लेके 79,000 में आते थे उनकी एंट्री पे बनी 67,000 और उनको 2.72 से मल्टीप्लाई किया गया, और 75,500 वालों 75,500 से लेके 80,000 तक जो थे उनको भी 2.72 से मल्टीप्लाई किया गया। उनकी एंट्री पे बनी 75,500 रुपये। नेक्स्ट देखिए, जिनकी पे बैंड 80,000 में थे उनकी एंट्री पे 80,000 और उनको 2.81 से मल्टीप्लाई किया गया, फैक्टर फिटमेंट फैक्टर 2.81। इसके बाद जिनकी 90,000 एंट्री पे थी उनको 2.78, जिसमें आपके चीफ्स आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं। इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ये आपकी जो पे निर्धारित हुई, जबकि 7वां वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही डिक्लेयर किया। उन्हीं की तरफ से ये टेबल है, उनके पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये मौजूद है 89 पेज पर, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में लेटर में कुछ जानकारी दी है, और वो जो जानकारी है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये आप देखिए, द 7th CPC हैज अप्लाइड एन इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। और इन्होंने कहा है जो इंडिविजुअल का रोल होता है, जो काम करने का रोल है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसके हिसाब से उनकी जो सैलरी है स्टेप बाय स्टेप उनको इंक्रीज किया गया है। इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन ये कह के इन्होंने इसको बताया है, जैसे कि पेमेंट 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 ऑनवर्ड, आगे जो आपने अभी टेबल में देखा। इस तरीके से अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि आप देखिए PB1 वालों को इन्होंने 2.57 में रखा है, ये आपके सामने है, ये देख रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने पे बैंड 4 में जो पे लेवल आपके 12, 13 से लेके 14 तक जाते हैं, इनको भी 2.57 में रखा है। और उससे पहले यहाँ पर 2.67, 2.62 है, और उसके बाद भी 2.72, 2.81 और 2.78 है। तो फिर अगर ये बढ़ रहा ही था तो फिर यहाँ बीच में डाउन क्यों हुआ? ये इस तरह की जो एनोमलीज हैं उन्हीं सबको लेकर ये धरना चल रहा है। ये पता नहीं क्यों डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ पर RTI तो डाली नहीं, इन्फॉर्मेशन तो मांगी नहीं। यहाँ तो जो एनोमलीज हैं उनको सुधारने के लिए ज्ञापन दिए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, और उनको ये विसंगतियाँ बताई हैं और उनसे अपील की है कि बस सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी बनाए और उसमें ये सारे फैक्ट्स हैं, जो फेडरेशन है उसको बुलाएं, पूर्व सैनिकों की अधिकारियां हैं, अधिकारियों को बुलाएं, जितने भी तथ्य फैक्ट हैं उनको चेक करें। अगर लगता है इसमें जहां गलती है उसको करेक्ट करें, और जहां लगता है गलती नहीं है उसको बताएं, तो पूर्व सैनिक मानेंगे। और फिर ये इस तरीके से ये रोडों पे जो आज पूर्व सैनिक बैठे हैं ये सब समाप्त होगा। लेकिन ये होगा तभी जब गवर्नमेंट इस पर स्टेप उठाएगी, ना कि इसलिए कि कभी PCDA की तरफ से कोई रिप्लाई दिया जाता है, कभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेटर्स तो ऑलरेडी पहले से वेबसाइटों पर हैं, पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। यहाँ विसंगतियाँ हो रही हैं तभी तो ये आवाज़ उठी है, उनके करेक्शन के लिए मांग है, और उसका एक ही है कि 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाए और उनको सामने ये फैक्ट रखे जाए उनके सामने, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो जायज़ हैं, संवैधानिक मांग हैं, उनका हल हो, जो गलत हैं उन पे वो अपने पूर्व सैनिक उनको मांगों को छोड़े। ये सीधी सी सरकार से एक अपील है, अनुरोध है, और यही सभी पूर्व सैनिकों से भी है कि आप अपनी मांगों के लिए घरों से निकलिए, आइए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए।
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि अगर आप किसी को गिराते हैं तो आप ऊपर कभी नहीं उठ सकते। किसी को नीचे गिरा के आप ऊपर नहीं जा सकते। आप तभी जा सकते हैं ऊपर जब आप एक दूसरे के कंधे से कंधा मिल के साथ चलेंगे। कुछ खामियां हम में हो सकती हैं, कुछ खामियां किसी और में हो सकती हैं, उनको दूर किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और अपने सभी भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें और सबसे अपील करें कि अपने हक की लड़ाई के लिए अपने घरों से निकलें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।